अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम सेकंड ईयर स्टार्ट करेंगे। सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट की हालत में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स के कई सारे नाम हैं। इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं और इसको कूलम फोर्स भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, द फोर्स दैट बाइंड्स द चार्जेस एंड फॉर्म्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होती है जो दो चार्जेस के दरमियान में एक्ट करती है, यानी ये फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में बाइंड करके रखती है। इसी की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं, क्योंकि हर चीज जो है, यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट करना है, एज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सो देयर इज अ मेन रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन आवर एग्जिस्टेंस। तो बेटा क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है और एवरीथिंग इन यूनिवर्स जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, सो देयर इज अ मेन रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन आवर एग्जिस्टेंस या इन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद हम कूलम्स लॉ की तरफ आते हैं। तो बेटा कूलम्स लॉ को समझने से पहले आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। न्यूटन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एवरी टू masses ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स F which is directly proportional to product of these two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This is called Newton law of gravitation. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि दुनिया के हर दो मैसेज एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो जो फोर्स होती है वो उन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इन दोनों मैसेज के सेंटर से लेना है, इन दोनों मैसेज के एंड से आप ये डिस्टेंस काउंट नहीं कर सकते। तो जब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन होती है और यही हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। और बेटा आपने ये पॉइंट भी याद रखना है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है ये एक्चुअल में वेट को ही बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में बॉडी के वेट के बराबर होती है। जो बॉडी का वेट होता है, जितना बॉडी का वेट होता है एक्चुअल में वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है। तो बेटा नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ये इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन भी स्टडी करेंगे पेज नंबर 19 के ऊपर। बेटा अब हम समझते हैं कूलम्स लॉ। तो बेटा ये जो चार्ल्स कूलम था ये भी न्यूटन से इंस्पायर था। इसने इसी से मिलता जुलता एक लॉ हमें दिया था जिस लॉ को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। इसने बताया था कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के यानी मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और यही बात मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों एक्सप्रेशन इन दोनों एक्सप्रेशन से मिलते जुलते हैं, इसके एनालॉगस हैं। यहाँ पे ये जो फोर्स है इन दोनों मैसेज के दरमियान में है, यहाँ पे ये जो फोर्स है ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान में है। यहाँ पे जब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। और यही हमारे पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है। और ये हमारे पास कूलम्स लॉ की जो इक्वेशन है वो हमें बताती है कि हम कूलम फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले
हमें ये तो पता था कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, लेकिन कितनी लगाते हैं, उसकी मिकदार क्या होती है, उस मिकदार को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो कूलम्स लॉ एक फार्मूला देता है जो कि हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर की शक्ल में होता है। और इस फार्मूला से हम कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे मैंने पॉइंट चार्जेस को हाईलाइट किया है। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? तो बेटा पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनका साइज उनके दरमियान डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत बहुत ज्यादा कम हो, यानी या हम दूसरे लफ्जों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनके दरमियान फासला उनके साइज की निस्बत बहुत बहुत ज्यादा लार्ज हो। उस तरह के दो चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस का नाम देते हैं। The charges whose size is very small as compared to the distance between them is called point charges। तो यहाँ पे हम K का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। तो बेटा एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके कांस्टेंट लेके आते हैं तो उस कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन करना फिजिक्स में लाजमी हो जाता है। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है। तो बेटा यहाँ पे हम इस कांस्टेंट का नाम देखेंगे। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। फॉर एयर या वैक्यूम, यानी जब दो चार्जेस के दरमियान एयर या वैक्यूम हो तो इस K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होती है। और यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम जाहिर करते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके यूनिट्स और इसके यूनिट्स अपोजिट हैं। यहाँ पे पर कूलम स्क्वायर है, यहाँ पे पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। बेटा ये था हमारे पास कूलम्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, कि वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ की किस तरह होती है। अब हम इसको देखते हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। इससे पहले हमने जो कूलम्स लॉ की इक्वेशन फाइंड की है उससे हम ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, कूलम्स फोर्स कितनी है, कितनी मिकदार में फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन हमें पता है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो लिहाजा हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम फोर्स के साथ इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इस कूलम्स लॉ के अंदर हमने इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें यहाँ पे इसकी डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगी, और यही हमारे पास कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म होती है। तो बेटा यही बात हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, पहला चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन की फोर्स लगा रहे हैं। यहां से हमें ये बात पता चल रही है कि ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन इनकी मिकदार सेम होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें बताता है कि जितना एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक्शन लगाता है उतना ही दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे रिएक्शन लगाता है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ये दो फोर्सेस जो हैं वो आपस में मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, लेकिन माइनस हमें बता रहा है कि ये डायरेक्शन वाइज आपस में सिमिलर नहीं है। डायरेक्शन वाइज दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। और यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी वैलिड हो रहा है, यानी जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी ये दो फोर्सेस जो हैं वो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम इन दोनों फोर्सेस को सेम नाम नहीं दे सकते, लिहाजा मैंने Q2 पे लगने वाली फोर्स को F21 का नाम दे दिया और Q1 के ऊपर लगने वाली फोर्स को F12 का नाम दे दिया और इसके ऊपर वेक्टर का निशान शो कर दिया। लिहाजा और इसके ऊपर वेक्टर का निशान शो कर दिया क्योंकि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन वेक्टर फॉर्म में एक दूसरे के बराबर नहीं है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे हमारे पास ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस को भी अगर आप कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के मुताबिक लिखना चाहते हैं तो आप इनको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो लिहाजा हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इनके ऊपर वेक्टर साइन शो करेंगे तो दाएं तरफ हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। F21 के लिए हमारे पास यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी।
तो हमने F12 और F21 को भी वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है और ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। F12 और F21 की जगह पे हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड सेम होने के बायस आपस में कैंसल आउट हो जाएगी और उनकी डायरेक्शन जो है वो बच जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये जो दोनों डायरेक्शन है वो आपस में अपोजिट हैं। लिहाजा कूलम लॉ जो है वो हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। तो बेटा इसी बात को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास एक बहुत बड़ा चार्ज है और एक बहुत स्मॉल चार्ज है। बाज़ बच्चों को लगता है कि ये जो बड़ा चार्ज है ये छोटे के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ये जो छोटा चार्ज है वो बड़े के ऊपर कम फोर्स लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है। यानी ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो लगाएंगे वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होगी लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी। तो ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि चाहे चार्ज बड़ा हो चाहे चार्ज कम हो, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक जैसी फोर्स लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो बेटा अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम, यानी दो चार्जेस के दरमियान जब हम कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो उसका इफेक्ट इस फोर्स के ऊपर क्या होता है, ये फोर्स बढ़ती है या कम होती है। तो यही हम देखेंगे नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ मीडियम में। तो अब हम कूलम्स लॉ में देखेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। तो बेटा जब हम दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। When we place a medium between two charges, then Coulomb force will decreases by a factor epsilon r। यानी एप्सिलॉन आर जो होता है ये हमें शो करता है कि कितने गुना फोर्स कम हो रही है जब हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान एयर या वैक्यूम था, उसकी निस्बत मीडियम प्लेस करने से फोर्स कितने गुना कम हुई है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, यहाँ पे अगर हमारे पास फोर्स लग रही है 10 न्यूटन और यहाँ पे हमारे पास फोर्स लग रही है तो 2 न्यूटन, तो यहाँ पे देखा जाए तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो रही है बाय अ फैक्टर ऑफ 5 गुना फोर्स कम हो गई। तो लिहाजा हम एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू लेंगे वो 5 लेंगे, क्योंकि वैक्यूम की निस्बत मीडियम प्लेस करने से फोर्स जो है वो 5 गुना कम हो चुकी है। तो लिहाजा हमें एप्सिलॉन आर ये बताता है, एप्सिलॉन आर शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स फोर्स विल डिक्रीजेस बाय प्लेसिंग अ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। तो बड़ा इसी बात को अब हम यहाँ पे मैथमेटिकली समझते हैं। फॉर एयर, जब हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान एयर या वैक्यूम था, उस केस में हमारे पास जो फोर्स लग रही थी वो आती है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम K की वैल्यू पुट करेंगे तो वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये ओनली वैलिड फॉर एयर और वैक्यूम। जब मैंने आपको K की वैल्यू बताई थी तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये जो K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तभी आ सकती है जब दो चार्जेस के दरमियान एयर हो या फिर वैक्यूम हो। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर एप्सिलॉन नॉट ये जाहिर करता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान या तो एयर है या फिर वैक्यूम। यही इक्वेशन हम यहाँ पे मीडियम के लिए लिखते हैं, फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम। तो ये फोर्स हमारे पास बन जाएगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अब हम K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं पुट करेंगे, बल्कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम पुट करेंगे। यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी आएगी, ना कि एयर की या वैक्यूम की परमिटिविटी आएगी। तो लिहाजा हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे F के बराबर आ जाएगा। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की रेशियो के बराबर होती है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। और यहाँ से जब एप्सिलॉन नॉट इस तरफ जाएगा तो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यही बात हम यहाँ पे पुट करते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन तब वैलिड होगी जब हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान कोई एनी अदर मीडियम होगा।
क्योंकि ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट हैं तो लिहाजा मैं यहाँ पे एफ नॉट लिख देता हूँ, और क्योंकि ये मीडियम के केस में फोर्स है तो लिहाजा मैं यहाँ पे मीडियम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो एप्सिलॉन आर को हटाने के बाद बाकी जो सारा फैक्टर है वो फोर्स है जो हमारे पास एयर या वैक्यूम के केस में लग रही थी। तो लिहाजा हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू मीडियम इज इक्वल टू 1 over epsilon r into coulomb force when there is a vacuum between two charges। तो यहाँ पे अगर आप एप्सिलॉन आर का रिलेशन निकालेंगे तो हमारे पास जो एप्सिलॉन आर आ जाएगा ये आ जाएगा एफ नॉट ओवर एफ मीडियम। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा एफ नॉट ओवर एफ मीडियम। और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी थी कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये हमें बताती है कि जब हम हमारे पास जो मीडियम रखते हैं तो फोर्स कितने गुना कम हो जाती है, यानी वैक्यूम की फोर्स को आप मीडियम की फोर्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है। यही केस मैंने यहाँ पे बताया था, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन है तो 2 न्यूटन है तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास 5 आ जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताई थी। तो ये जो 5 होगा वो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कूलम्स लॉ मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि आपको कूलम्स लॉ की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इसमें किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।